नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज वैवाहिक संबंध के बारे में नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जाने के बाद आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, जहाँ पे जिंदगी का मतलब आना और जाना है, कुछ पाना है और कुछ खोना है, ऐसा ही यह विवाह का संबंध होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेष राशि लग्न में उदित होती है और सप्तम में शुक्र की राशि होती है, तो मंगल और शुक्र का संबंध रति व काम के रूप में जिंदगी में दिखाई देता है। जब हम आते हैं और जब जाते हैं तब भी हम इसको ही देख सकते हैं। दूसरे भाव में हम शुक्र को पाते हैं और अष्टम भाव जो मृत्यु का है वहां पर फिर मंगल आ जाता है। तो हम अपना सारा जीवन इसी के बीच गुजार देते हैं। तो इस तरह से हम सिर्फ शुक्र और मंगल ही शादी के लिए नहीं मानते हैं, हम जीव कारक गुरु, क्योंकि संतान उत्पत्ति का कारण गुरु को माना गया है जीव कारक, इसलिए उसका रोल बहुत ज्यादा है, जो कि हमें भारत में दिखाई दिया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक रूप और दिखाई दिया। विवाह में वैसे दो प्रथाएं सम्मिलित हैं। एक प्रथा हमारी विवाह में नागरिकता से संबंधित, जहाँ स्टंपिंग होती है, लोग विवाह करते हैं, और दूसरी प्रथा जो धार्मिक स्तर पर जोड़ती है। तो हम कह सकते हैं धार्मिक स्तर पर काफी विवाह के प्रकार हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ भारत की बात करें तो 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। तीसरा विवाह बहुत तेजी से बढ़ चुका है, वो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाह। ये धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ विवाह होता है, जिसका हम कहें कि बहुत सारे देशों में बहुत सारे धार्मिक विवाह हैं। कई जगह अलग अलग तरह के विवाह हैं। जहां हम यूरोप और अमेरिका की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सामान्य विवाह के अलावा भी समलैंगिक विवाह और अन्य तरह के विवाह शामिल हैं। इसको विशिष्ट रूप से यहाँ पर इन देशों में इस चीज को नागरिक संघ कानून के तहत भी रखा जाता है। दूसरा, एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पर मैरिज अरेंज मैरिज देखी गई है। वहाँ पर समलैंगिक विवाह काफी कम है, पर वहीं अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका और ताइवान में तो यहाँ पर समलैंगिक विवाह है। वहीं पर हालांकि बहु विवाह की प्रथा भी रही है, जो कि मुस्लिम देशों में ज्यादा देखने को मिली। वहीं पर एकल विवाह आज चीन जैसे देशों ने भी अपने आप को इसमें ढाल चुका है। पश्चिम के देशों में जो विवाह की प्रथा है रोमन कल्चर से या कानून से एक झलक के रूप में दिखाई देती है। वहीं पर कुंडली का, अगर पश्चिम देश की देख रहे हैं हम, तो कुंडली का लग्न सायन पर होता है और उसी के अनुसार हम देखें तो जो बिंदु 10th लॉर्ड होता है उसे भी लग्न मानकर पश्चिम के देश इसमें अध्ययन करते हैं। मैं ये बात कुछ पॉइंट्स के रूप में रखना चाहूंगी कि पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विवाह है समलैंगिक, गे, अन्य संबंधित है, बायोसेक्सुअल, यह क्या कारण बन के आया है। वहीं पर हम लोग इंडिया में देखें तो गुरु और शुक्र को बहुत महत्व दिया है। गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। उसका कारण है कि गुरु का कारण इसलिए माना गया है कि गुरु हमारे जीवन में जीव का कारक है और हमारे देश में गुरु को बहुत महत्व मिला हुआ है। हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र पश्चिम के देशों में बहुत पावरफुल दिखाई दिया है, इस तरह माना गया है। तो विवाह के रूप में अगर देखें तो प्राकृतिक रूप से वैवाहिक जीवन बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें। जहाँ पर कुछ राशियों की बात करना, कुछ चीजों की बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे मैं अपनी बात को समझा पाऊँ। यहाँ पर इंट्यूशन के रूप में अगर देखा जाए तो हम काफी चीज रिसर्च की हो सकती हैं, क्योंकि बारामिहिर और पराशर ने भी इसे बहुत ज्यादा ध्यान देकर किया है। तो इस पर हम देखें कि हम प्राकृतिक रूप से वैवाहिक जीवन में नार्सैंगिक कारक भी मानते हैं, इसके साथ साथ भावनात्मक संतुष्टि भी मानते हैं। तो मेंटली लेबर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं। इसमें हमको बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। हार्मोन्स का इसलिए रोल है कि हार्मोन्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, और बिना हार्मोन्स के ये वैवाहिक संबंध
क्योंकि हमारे बॉडी में एक लाइन बनी होती है, स्त्री और पुरुष के रूप में दोनों होते हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि चंद्र बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चंद्र का हार्मोन्स का कारक होता है, और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं या हार्मोन्स का कारण मन होता है, देखिए हम लोग कह सकते हैं जो काम तलवार नहीं कर सकती वो एक सुई कर सकती है वाली बात यहाँ पर निकल कर आती है। तो चंद्रमा जो है बहुत बड़ी समस्याओं को यहाँ पर समझ में आता है। पुरुष लिंग राशियां हैं जो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, कुंभ, धनु, और स्त्रीलिंग राशियों में हमने वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन को रखा है। वहीं प्रजनन वाली जो राशियां हैं कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन है। बांझ राशियां मिथुन, सिंह, कन्या, धनु है, और उभय राशियां मिथुन व मीन है। एक राशियां है बीज रहित राशि करती कहा जाता है, मेष, वृषभ और तुला व वृश्चिक राशि का पूर्वाध है। तो यही कारण बहुत बड़ा देखने में आया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इन सबका शनि ही वैराग्य का कारक होता है, क्योंकि हम अगर विदेश की कुंडली देख रहे होते हैं तो शनि को सप्तम में देखते हैं। क्यों देखते हैं सप्तम में? क्योंकि पश्चिम के देशों का कारक शनि को माना गया है। इस तरह से हम देखें तो अग्नि, पितम, अपामसी, यानी शतपथ ब्राह्मण में भी बताया गया है, आत्मा से आकाश है और आकाश से वायु है, वायु से अग्नि है और अग्नि से ही जल है। तो देखिए जब जल नीचे गिरता है तो अग्नि ऊपर उठती है, सृष्टि का निर्माण होता है। पृथ्वी या सृष्टि का जो साइन है वो भी प्लस का है। तो यहाँ पर शुक्र अधोगामी गति को बताता है और सूर्य वहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये दोनों चीजें दो पोल्स के रूप में दिखाई देता है। शुक्र का अमृत संजीवनी से भी जुड़ा गया है, जो कि जीवंत प्राणों का मूल आधार है। यहाँ कहा गया है कि अब दोष परा देखन चले, हंसत हंसत अपने याद न आ वही जिसका आदि न अंत। कबीर जी ने क्यों कहा है? शुक्र का दोष होता है। शुक्र अपने आप में दो तत्वों को लेकर होता है, एक अग्नि और एक जल तत्व होते हैं इसके अंदर। ये हंसाता भी है और रुलाता भी है। कुंडली का शुक्र की राशि वृषभ है और अंत तुला है। इस तरह से हम कह सकते हैं मंगल और शुक्र जहाँ 1 + 7 8 है तो मृत्यु है, तो वहीं पर आयु क्षीण होने का कारण बनता है। वहीं पर मंगल व शुक्र जब 8 + 2 होते हैं तो 10 होता है। एक ही, यानी हम ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं तो हम योगी हैं, और अगर शुक्र की ऊर्जा नीचे को जाती है तो हम भोगी हैं। वहीं पर हमने चंद्र को ही बताया है कि गोचर, जब हम चंद्र को देखते हैं इन कुंडलियों में तो हमने कुछ अलग तरह सी चीजें देखी हैं, क्योंकि चंद्र इतना पावरफुल होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से संबंध स्थापित करा सकता है। स्त्री पुरुष तो कोई बात ही नहीं लगते हैं। इस तरह से बहुत ज्यादा चीजें आपको एक के बाद एक बताने की कोशिश करती हूँ।